सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MySQL में DDL और DML कमांड्स के बारे में। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेसेस क्या होते हैं। डेटाबेसेस आर स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट अलाउ फॉर एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इस पे लिखा है कि डेटाबेसेस डेटा का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो लार्ज से लार्ज डेटा भी एक बहुत ही स्मॉल स्टोरेज में सेव कर सकता है। मतलब बहुत ही कम स्पेस लेता है। उनको डेटा को रिट्रीव करना आसान है। रिट्रीव करना मतलब उसे वापस डेटाबेस से फैच करना और उस डेटा को मैनेज करना। एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका ये मतलब है कि जो डेटाबेसेस हैं वो इसी तरह से इफिशिएंटली डिज़ाइंड है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ईजिली हैंडल कर सकें। दे आर डिज़ाइन टू हैंडल डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी हम बाद में पढ़ेंगे यहाँ पर। इट सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स, मतलब मल्टीपल यूजर्स एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही डेटाबेस में काम कर सकते हैं। और इट इनेबल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, हम डेटाबेसेस में से डेटा फैच करने के लिए SQL क्वेरीज का यूज़ करते हैं। डेटाबेसेस यूज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL। डेटाबेसेस यूज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL मीन्स डेटाबेसेस SQL का यूज़ करते हैं डेटा बेसिस को मैनेज करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। सो डेटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब था? डेटा इंटीग्रिटी का ये मतलब है कि डेटा इंटीग्रिटी रिफर्स टू द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, डेटा कंप्लीट होना चाहिए। सो एक्यूरेसी का मतलब है हाँ एक्यूरेट डेटा। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि एक कॉलम में जो डेटा टाइप है या फिर जो डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए हर एक रो में, एक कॉलम के अक्रॉस। एक कॉलम में हर एक एंट्री सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डेटाबेसेस एंड अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल? सो हम डेटाबेसेस को क्यों प्रीफर करते हैं ओवर एक्सेल? सो बेसिकली जो डेटाबेसेस का मेन पर्पस है वो इसलिए डिज़ाइंड है ताकि वो लार्ज स्केल डेटा को इजीली मैनेज कर सकें। वहीं एक्सेल जो डिज़ाइंड है वो डेटा एनालिसिस के लिए डिज़ाइंड है, डेटा में कैलकुलेशंस करने के लिए है और डेटा विजुअलाइज करने के लिए है। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है डेटा को हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स यूज़ करके। डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेसेस में जो डेटा स्ट्रक्चर है वो टेबल्स में स्ट्रक्चर्ड है और एक टेबल दूसरी टेबल से लिंक है थ्रू फॉरेन कीज, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो फॉरेन कीज की वजह से है। लेकिन एक्सेल में जो टेबल्स हैं वो वर्कशीट के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है विद सेल रोज एंड कॉलम्स। जो स्केलेबिलिटी है, जो डेटाबेसेस हैं वो लार्ज डेटा सेट्स को इजीली और एफिशिएंटली हैंडल कर लेते हैं। वहीं जो SQL है, SQL का परफॉर्मेंस कम हो जाता है जब हम उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लोड करते हैं। जो डेटाबेसेस में मल्टी यूज़र का सपोर्ट है, वहीं एक्सेल में एक लिमिटेड यूज़र कंपेटिबिलिटी है। मूविंग टू डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी हम डेटाबेसेस में इंश्योर करते हैं डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की वजह से। हम कंस्ट्रेंट भी इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो एक्सेल है वहाँ पे कंस्ट्रेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे डेटा वेंटिलेशन और इंटीग्रिटी थोड़ी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज क्वेरी लैंग्वेज। जो SQL है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करता है डेटा फैच और एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन एक्सेल फार्मूलाज, फंक्शंस और कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं और उसमें SQL का सपोर्ट नहीं है। जो डेटाबेसेस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है इंक्लूडिंग यूज़र रोल्स। SQL है वहाँ पे बहुत ही बेसिक टाइप ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन है और वो सेंसिटिव डेटा के लिए बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। डेटा रिलेशनशिप्स सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल। इसका ये मतलब है कि जो डेटाबेस है वो डेटाबेसेस के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है थ्रू फॉरेन कीज। लेकिन जो एक्सेल है उसमें ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, मतलब बहुत ही लिमिटेड एबिलिटी है कि वो टेबल्स के बीच में एक
रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पाए या मैनेज कर पाए। सो मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स हमारे पास 4 टाइप की है माई एसक्यूएल में। DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे DDL और DML कमांड्स। सो DDL में 4 टाइप की कमांड्स आती हैं। क्रिएट हम यूज़ करते हैं डेटाबेसेस और टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। ऑल्टर हम यूज़ करते हैं टेबल का नाम या फिर कॉलम का नाम चेंज करने के लिए या फिर उसकी डेफिनेशन चेंज करने के लिए। ड्रॉप हम डेटाबेसेस और कॉलम्स को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रंकेट हम एक टेबल में से सारी जो एंट्रीज हैं उनको हम डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। DML में इंसर्ट हम टेबल में डेटा को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं रो वाइज। अपडेट हम यूज़ करते हैं डेटा मैनिपुलेट करने के लिए यानी कि डेटा चेंज करने के लिए। कोई भी टेबल में अगर हमको डेटा चेंज करना है या मॉडिफाई करना है तो हम अपडेट यूज़ करते हैं। हम डिलीट यूज़ करते हैं हमको जब डेटा को डिलीट करना होता है रो या फिर कॉलम में से, हमको जब डेटा डिलीट करना होता है हम डिलीट यूज़ करते हैं। और सिलेक्ट हम डेटा को फेच करने के लिए यूज़ करते हैं। सो पहले हम एक टेबल बनाना सीखेंगे, लेकिन हमको टेबल बनाने के लिए पहले हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए। सो हायरार्की कुछ ऐसी है कि हम पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उन टेबल्स के अंदर हम पहले कॉलम्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसमें डेटा एंटर करते हैं रो वाइज। सो हमको पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिएट का। सो क्रिएट डेटाबेस जो भी आप अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं। जैसे मैं रखना चाहता हूँ अपने डेटाबेस का नाम MyDBMS। आप अपना डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस MyDBMS नाम का एक कमांड रन हो चुकी है, सक्सेसफुली रन हो चुकी है। यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। लेकिन इस क्वेरी को यूज़ करने का एक और अच्छा तरीका है कि हम इसको ऐसे यूज़ करें, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। इससे ये होगा कि अगर ये डेटाबेस पहले से है तो वो डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा और हमारे पास एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे मेरे को एक वार्निंग मिलेगी जो कि बोल रही है कि वार्निंग में लिखा है कि कैन नॉट क्रिएट MyDBMS नाम का एक डेटाबेस, क्योंकि वो डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट करता है। टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं अगेन हम क्रिएट का ही यूज़ करते हैं। क्रिएट टेबल, उसका टेबल का नाम, जैसे कि मैं अपने टेबल को नाम दूंगा एम्प्लॉयज़। लेकिन डेटा टाइप यूज़ करने से पहले हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं कि डेटा टाइप होते क्या है MySQL में। सो बेसिकली MySQL में डेटा टाइप का ये मतलब है कि एक कॉलम के अक्रॉस जो भी डेटा होगा वो एक सेम डेटा टाइप का ही हो सकता है। तो हमारे पास SQL में इतने डेटा टाइप हैं। पहला है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें पहला हमारा इंटीजर आता है। जो हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल्स, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल्स। पहला है INT मतलब इंटीजर्स, एग्जाम्पल INT 11। लेकिन हम जनरली INT 11 ना यूज़ करके हम इसको सिर्फ INT करते हैं, ऐसे INT लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जो डेटा टाइप में दूसरा है हमारे पास डेसिमल जो है हमारा फिक्स्ड पॉइंट नंबर स्टोर करता है। डेसिमल में जो हमने पहले 10 स्पेसिफाई किया है, इसका ये मतलब है कि टोटल 10 डिजिट्स आ सकते हैं, जिसमें 2 डिजिट हमारे डेसिमल के बाद आएंगे। यहाँ पे अगला है डबल, जो कि हमारा डबल प्रिसीजन पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकता है।
यहाँ पे 8 तक के वो अप टू 8 पॉइंट डेसिमल के बाद तक स्टोर कर सकता है। अगला है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसमें हमारे पास जिसमें हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं और बाइनरी डेटा स्टोर कर सकते हैं, बेसिकली टेक्सचुअल डेटा। पहला है हमारे पास कैर, इसका मतलब है कैरेक्टर्स, लेकिन जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो एक फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, 0 से लेके 255 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो सकती है। एग्जाम्पल कैर 100। अगला है हमारे पास वैरकैर एक वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है जो कि 1 से लेके 65,535 कैरेक्टर लंबी हो सकती है। और इसका एग्जाम्पल वैरकैर। जो प्राइमरी डिफरेंस होता है कैर और वैरकैर में ये होता है कि स्पेस का डिफरेंस होता है कि वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कैर बेसिकली कैर में अगर आपने 255 कैरेक्टर, अगर आपने यहाँ पे 255 कैरेक्टर का कैर नाम का ये कोई भी कॉलम है, तो उसमें आप अगर 5 लेंथ की भी कोई स्ट्रिंग डालेंगे तो वो 255 कैरेक्टर जितना ही स्पेस लेगी। लेकिन जो वैरकैर है, जैसा कि नाम है उसका, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो वो आपका सिर्फ 5 कैरेक्टर जितना ही स्पेस लेगी। तो स्पेस एफिशिएंसी के लिए हम वैरकैर यूज़ करते हैं। और कैर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कैर का एग्जांपल जैसे कि फ़ोन नंबर, जो कि फिक्स लेंथ के होते हैं। अगला हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप, जो कि स्टोर करता है हमारे पास लार्ज टेक्स्ट अप टू 65,565 कैरेक्टर्स। दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन हम जनरली टेक्स्ट को तब यूज़ करते हैं जब हम कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट स्टोर करना होता है, जैसे कि किसी का कमेंट हम टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं। अगला हमारे पास डेटा टाइप है ब्लॉब। ब्लॉब का मतलब फुल फॉर्म है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जो कि बाइनरी डेटा स्टोर करता है। अगले हमारे पास है टाइम डेटा टाइप्स, जो कि हमारे पास जो कि यूज़ आते हैं डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए। पहला है डेट, जो कि डेट स्टोर करता है ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में। अगला है टाइम, जो कि टाइम स्टोर करता है आर और मिनट के फॉर्मेट में। अगला डेट टाइम, जो कि स्टोर करता है ईयर, मंथ, डेट, आर और मिनट के फॉर्मेट में। अगला टाइम स्टैम्प, जो कि करता है ईयर, मंथ, डेट, आर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में। और ईयर हमारा सिर्फ 4 कैरेक्टर्स, यानी कि सिर्फ ईयर के फॉर्मेट में स्टोर करेगा। सो गेटिंग बैक टू द टेबल, हम क्या करेंगे, आईडी का डेटा टाइप हम इंटीजर, जो कि अप्रोप्रिएट है। नेम में वैरकैर आएगा, क्योंकि जो नेम की लेंथ है वो वेरी कर सकती है। सैलरी जो हमारी आएगी वो जनरली आती है डेसिमल पॉइंट्स में, तो डेसिमल 10,2। लेकिन क्योंकि हम ये जो टेबल है हम MyDBMS नाम के डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं MyDBMS.employees, क्योंकि इसका ये मतलब है कि MyDBMS एक डेटाबेस है और जो एम्प्लॉयज़ है उसके अंदर की एक टेबल है जो कि हम बना रहे हैं अभी। लेकिन उससे पहले हमको वैरकैर में हमारी लेंथ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, जो कि हम रखेंगे 255। हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे रन हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसको बिना MyDBMS के इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा, जो कि बोलता है कि नो डेटाबेस इज सिलेक्ट द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं MyDBMS नाम कोई भी डेटाबेस जिसके अंदर एक एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट हो गई है। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक MyDBMS नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर टेबल के अंदर एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल है, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। हमारी टेबल बन चुकी है। तो अगर हमको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब कीवर्ड का। सो हम लिखते हैं डिस्क्राइब हमारी जो टेबल का नाम है। सो जो हमारी टेबल का नाम है वो है एम्प्लॉयज़, लेकिन वो MyDBMS नाम के डेटाबेस के अंदर है। तो हम लिखते हैं MyDBMS
डॉट टेबल का नाम एम्प्लॉइज़। सो अगर हम इसको रन करेंगे, सॉरी एम्प्लॉइज़, सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये फील्ड नेम है, कॉलम का नाम, और ये उसका डेटा टाइप है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सो अगर हमको इस टेबल में अब डेटा ऐड करना है, तो डेटा ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट का। हम जैसा कि आप अब तक नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं हम उनको कैपिटल से लिखते हैं, कैप से लिखते हैं, और जो हमारी टेबल का नाम है या फिर जो भी हमारे फंक्शंस होंगे जो कि हम आगे पढ़ेंगे उनको हम कैपिटल से लिखते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो टेबल का नाम है या फिर जो कॉलम का नाम है उसको हम लोअर केस कैरेक्टर से लिखते हैं, कि जनरली हम लिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको कैपिटल से नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, ये जस्ट एक कन्वेंशन है। सो यहाँ पे लिखते हैं हम वैल्यूज़। सो जो हमको वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है वो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। सो जो हमारा पहला फील्ड है वो हमारे पास आईडी है। सो आईडी 1 हम जो डेटा है वो रो वाइज इंसर्ट करेंगे। पहली रो के लिए डेटा हम पहले डालेंगे, रो वाइज डालते हैं हम डेटा को। तो हम पहला नाम डाल रहे हैं जो कि है कमल, और उसकी जो सैलरी है वो है 45,000। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। लेकिन हमको टेबल कैसे दिखेगी, टेबल का डेटा कैसे दिखेगा? तो हमने इंसर्ट कर दिया, लेकिन दिखेगा कैसे? हम उसके लिए यूज़ करते हैं सिलेक्ट का। तो हम करेंगे सिलेक्ट। एस्ट्रिक का मतलब है कि हम सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं उस टेबल का, और जो टेबल का नाम है वो है एम्प्लॉइज़। टेबल का नाम है एम्प्लॉइज़, लेकिन वो कौन से डेटाबेस के अंदर है? MyDBMS। सो इस कमांड का मतलब है कि सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स एंड द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज़ टेबल, जो कि MyDBMS नाम के एक डेटाबेस के अंदर है। हम जिसको रन करेंगे तो और हमको हमारी रो दिख रही है जो कि अभी हमने एंटर की थी। सो लेकिन अगर हमको इस टेबल को डिलीट करना है, यानी कि हमको डिलीट नहीं करना है, हमको इस टेबल की जो सारी एंट्रीज़ हैं उसको हमको डिलीट करना है, तो हम यूज़ करते हैं ट्रंकेट का। ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम है एम्प्लॉइज़, और ये हमारे MyDBMS नाम के डेटाबेस में है, MyDBMS.employees। सो जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और अगर अब हम करें और अगर हम ये कमांड फिर से रन करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अब कोई भी डेटा नहीं बचा, कोई भी एंट्री नहीं बची। सो दिस इज़ हाउ हम पूरे टेबल का डेटा खाली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई इस पूरी टेबल को ही डिलीट करना है तो हम एक DDL कमांड का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रॉप। तो हम यूज़ करेंगे ड्रॉप टेबल का नाम है एम्प्लॉइज़, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉइज़, लेकिन ये हमारे MyDBMS नाम के डेटाबेस के अंदर है। सो रन करके यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करें तो MyDBMS के अंदर जो टेबल है, अब इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं बची है। सो अगर हम अब वो फिर से वही कमांड यूज़ करें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम MyDBMS.employees, तो हमको यहाँ पे एक एरर मिलेगा। वो बोलेगा कि
माई एम्प्लॉयज़ नाम की कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। सो अब हम एक नई टेबल बनाएंगे एम्प्लॉयज़ नाम की, लेकिन इस बार हमने यहाँ पे ईमेल भी ऐड किया है। ईमेल जो कि varchar डेटा टाइप का है। और अब इसको अगर हम रन करें, रन नहीं हुआ क्योंकि हमने डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया। तो हम यहाँ पे करेंगे mydbms .employees। अब अगर हम इसको रन करें तो ये रन हो जाएगी, और इसको रिफ्रेश करने के बाद हमको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नाम की एक टेबल दिख रही है। सो अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, इसके सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे। तो ये रन करने के बाद हमारे पास अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो हम पहले इस टेबल में रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे। सो वो करने के लिए हम फिर से ये कमांड रन करेंगे, इंसर्ट वाली, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ टेबल वैल्यूज़ 1 कमल। उसके बाद हमारे पास आएगा ईमेल आएगा हमारे पास, ईमेल है कमल @yahoo.com। सो ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद अगर हम ये कमांड फिर से रन करेंगे तो हमको दिख जाएगा हमारे पहली रो जो हमने अभी एंटर करी थी। सो अब हमारा टेबल ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर सिलेक्ट ऑल कॉलम्स करने से हमको हमारी सारे कॉलम्स दिख रही है, लेकिन अगर हमको सिर्फ EMP ID और सिर्फ नाम देखना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्ट। अगर हमको सिर्फ EMP ID और नेम कॉलम चाहिए तो हम एस्ट्रिक की जगह पर EMP ID और नेम डाल सकते हैं। सिलेक्ट EMP ID कॉमा नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़। सो अभी हमको सिर्फ दिख रहा है EMP ID और नेम। और सेम चीज़ हम तब भी कर सकते हैं जब हम डेटा ऐड कर रहे हैं टेबल में। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के अंदर जितने भी कॉलम के नेम है हम सब लिख देंगे। पहला है हमारा EMP ID, दूसरा है नेम। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा ऑर्डर टेबल में हम वैसा ही देखें, हम ऑर्डर कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो फिर रिकॉर्ड्स होंगे हमको उसी के अकॉर्डिंग इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो इस क्वेरी का ये मतलब है कि हम EMP ID में 3 डालेंगे, नेम में आमिर डालेंगे, ईमेल में आमिर की ईमेल डालेंगे, और सैलरी में उसकी सैलरी डाल देंगे। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि EMP ID को हम यहाँ से हटा के और हम यहाँ पे भी 3 को हटा सकते हैं। सो अब नेम में आमिर जाएगा, ईमेल में amir@gmail.com जाएगा, और सैलरी में उसकी सैलरी जाएगी। सो अगर हम इसको रन करेंगे तो अगर हम उसके सारे रिकॉर्ड्स देखें एक कमांड रन करके, तो हमको यहाँ पर EMP ID में एक नल वैल्यू दिखेगी। सो दिस इज़ हाउ आप नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं एक टेबल में। और आपको ज़रूरी नहीं है कि हर एक रो में कोई ना कोई डेटा एंटर करना हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रेंट्स इन MySQL। So what are constraints in MySQL? Constraint are rules applied to table columns to enforce certain conditions on the data. Constraint basically rule होते हैं जो कि एक टेबल का हर एक कॉलम फॉलो करता है। जैसे कि कंस्ट्रेंट वो रूल होते हैं जो कि हर एक कॉलम में हर एक डेटा कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स एक रूल को फॉलो करेंगे जो कि आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो वही है कंस्ट्रेंट्स। सो इनका फ़ायदा क्या होता है? दे इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी इन योर डेटाबेस। तो हम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है? हम
नॉट नल कंस्ट्रेंट एक कॉलम पे तब लगाते हैं जब हम चाहते हैं कि जो यूज़र है वो उस कॉलम में नल ना डाल पाए, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी नल नहीं होनी चाहिए, या फिर नेम जो है वो नल नहीं होना चाहिए. सो देयर इज़ अ बेसिक एग्जांपल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़ जिसमें EMP-ID इज़ नॉट नल. हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. कंस्ट्रेंट को हम टेबल की डेफिनेशन जब हम डिफाइन कर रहे हैं उसके आगे ही लिख सकते हैं. और कंस्ट्रेंट को डिफाइन करने का एक और तरीका है जो कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे. सो हम क्या करेंगे, नॉट नल को हम प्रैक्टिकली समझने के लिए पुरानी एम्प्लॉयज़ वाली टेबल को हम डिलीट कर देंगे. सो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया. उसके बाद हम नई टेबल बनाएंगे सेम एम्प्लॉयज़ नाम की, लेकिन इस बार हम उसमें हम 2 ही कॉलम डालेंगे, एक EMP-ID और एक नेम. EMP-ID इंटीजर, डेटा टाइप इंटीजर, और यहाँ पे हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, हम नॉट नल इंसर्ट कर देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे. जो डेटा टाइप है हमारा वो varchar है. जब हम इसको रन करेंगे, सॉरी अगेन सेम मिस्टेक, हम यहाँ पे mydbms.employees. सो ये टेबल क्रिएट हो गई है. अगर हम इसमें डेटा इंसर्ट करें EMP-ID और नेम, इसमें हम इंसर्ट करें 1 और जॉन डो, तो इसमें क्या होगा, ये रन हो जाएगी. और अगर हम यहाँ पे ईयर कमांड फिर से रन करें तो यहाँ पे 1 और जॉन डोन, ये हमारा पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया. लेकिन अगर हम अब क्या करें, यहाँ पे हम कुछ ना डाल के हम यहाँ पे एक दूसरा नाम डालेंगे और यहाँ पे EMP-ID में कुछ नहीं डालेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे. तो अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा और वो बोलेगा कि फील्ड EMP-ID डजंट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू. इसका मतलब है कि वो नल, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं और उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कुछ नहीं है, तो हम वो रिकॉर्ड हम उसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे. सो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है, अभी भी एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास. तो ये हमारा नॉट नल कंस्ट्रेंट. सो नेक्स्ट इज़ द यूनिक कंस्ट्रेंट. यूनिक कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि ये इंश्योर करेगा कि एक कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ हैं सब यूनिक है. यूनिक का मतलब कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं है. एक रो में सारी यूनिक वैल्यूज़ होंगी. सो इसको भी प्रैक्टिकली देखते हैं. तो हम इस टेबल को दोबारा डिलीट करेंगे और उसके बाद हम ये टेबल दोबारा बनाएंगे. यूनिक, और उसके बाद हम इसको रन करेंगे. सॉरी, इसको हम रन करेंगे. उसके बाद अब जब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, इसके बाद पहले हम डालेंगे 1 और आमिर. तो जब हम ये डालेंगे तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है. और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कमांड को रन करेंगे. तो हमारा पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया. लेकिन अगर हम अब क्या करें, 1 आमिर की जगह 2, नहीं सॉरी 1 सेम 1 और यहाँ पे करें कोई और, लेकिन जो EMP-ID है वो सेम रिपीट करें. तो क्या होगा कि अब एरर आएगा डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की इन EMP-ID. सो वो डुप्लीकेट एंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो द थर्ड कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की विच इज़ नॉट नल प्लस यूनिक. इसका मतलब है कि जब हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं तो उस कॉलम में ना तो हम कोई नल वैल्यूज डाल सकते हैं और ना ही हम कोई डुप्लीकेट डाल सकते हैं. दिस यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल
इसका यही मतलब है कि हर एक रिकॉर्ड एक दूसरे से अलग होगा। सो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल को डिलीट कर देंगे, उसके बाद हम एक नई टेबल बनाएंगे सेम नाम से, जिसमें हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को हम प्राइमरी की बनाएंगे, प्राइमरी की। इसको रन करेंगे और अब इसमें हम वैल्यूज डालेंगे 1 दीपेश, जो कि चला जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पे 1 पे फिर से वही हम हमें डालें तो ये नहीं जाएगा, डुप्लीकेट एंट्री का एरर दे रहा है। और अगर हम इसको एम्प्टी छोड़ें, यानी कि हम सिर्फ नेम में में डालें, तो सेम एरर दे रहा है कि EMP ID डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और इसको आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। सो नेक्स्ट इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट में हम क्या करते हैं कि अगर यूज़र उस कॉलम में कोई भी नल वैल्यू दे रहा है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। जैसे हमने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डेट डेटा टाइप लिया है, और अगर यूज़र कोई भी इनपुट नहीं देगा तो हम उस दिन की करेंट डेट उस पर डाल देंगे, हम मतलब जो सिस्टम होगा वो डाल देगा। सो इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। उससे पहले टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वही, और इस बार हम यूज़ करें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का। यप, सो अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे हम लगा रहे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे लगा रहे करेंट डेट। डिफ़ॉल्ट में हमने करेंट डेट डाल दी। सो अगर हम इसको अब रन करें, उसके बाद हम इस पर एंट्रीज डालें, इससे वैल्यूज़ डालते हैं हम। EMP ID पे हम पहले डालते हैं 1, एम्प्लॉइज़ पहले EMP ID, उसका नेम, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इस पे जो हम वैल्यूज़ डालेंगे वो हैं 1 आमिर, और डेट ऑफ ज्वाइन में हम डालेंगे क्योंकि डेट है तो हम इसमें YY MM और DD वाला फॉर्मेट डालेंगे। सो 2020 0101। सो जब हम इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा। और अब अगर हम टेबल में सारे रिकॉर्ड्स देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हमने जो अभी रिकॉर्ड डाला था। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एम्प्टी छोड़ दें तब क्या होगा, तब अगर हम इसको फिर से रन करें, अब हम डेटा देखें तो यहाँ पे आज की डेट दिखा रहा है 6 अक्टूबर 2024। सो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट का। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं। जैसे अगर हम डिफ़ॉल्ट डेट डालें, अगर हमको डालना है डिफ़ॉल्ट डेट, तो डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे, कोई भी एक डिफ़ॉल्ट डेट डाल सकते हैं 2001-01-01। अब हम क्या करेंगे कि हम सेम, अगर अब हम इसमें कोई भी डेटा नहीं डालते हैं तो क्या होगा, ये देखिए जो डिफ़ॉल्ट डेट ऑफ ज्वाइन है वो वही सेट हो गई जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी, जो कि है 2001 1 जनवरी। तो द फोर्थ कंस्ट्रेंट इज़ द चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है कि वो हर वैल्यू को चेक करेगा जो कि एक कॉलम के अंदर इंसर्ट हो रही है। इसका ये मतलब है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि वैल्यू है वो वैलिड है या नहीं है। जैसे कि हम चेक कर सकते हैं कि जो सैलरी है जो हम डाल रहे हैं
सैलरी वाले कॉलम में वो वैलिड है, यानी कि वो नेगेटिव में तो नहीं है, यानी कि ज़ीरो से स्मॉल तो नहीं है। अगर ज़ीरो से स्मॉल है तो हम उसको उस पर एंटर नहीं करने देंगे। अगर वो वैल्यू ज़ीरो से छोटी है तो वो टेबल में एज अ रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगी। सो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो फर्स्ट विल नीड टू ड्रॉप द ओल्ड एम्प्लॉयज टेबल। दिस विल चेक इफ द सैलरी इज़ पॉजिटिव और वैलिड एंड क्रिएट द न्यू वन। So if we insert the value, insert into employees, employee ID name, if we put here the valid value, it will accept it, and if we check it, the value is inserted here. लेकिन अगर हम यहाँ पे एक इनवैलिड वैल्यू दें जिसकी नेगेटिव, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू, तो वो चेक करेगा और यहाँ पे एरर देगा कि चेक कंस्ट्रेंट एम्प्लॉइज चेक 1 इज़ वायलेटेड। जो हमने चेक कंस्ट्रेंट यूज़ किया था उसका ये फ़ायदा है। सो द लास्ट वन इज़ ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट। द ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट allows the column to automatically generate a unique number for each new record। तो ये क्या करता है कि अगर हम इसको हम जनरली प्राइमरी की के साथ ही यूज़ करते हैं। अगर उस कॉलम में हमने कोई एंट्री नहीं दी है, वो क्या करेगा, खुद से ही एक यूनिक नंबर उसको असाइन कर देगा और वो एंट्री खाली नहीं छूटेगी। हम पुरानी टेबल ड्रॉप करेंगे, उसके बाद हम नई टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि ये चेक वाला हटा देंगे यहाँ से और हम यहाँ पे करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। सो हम इसको प्राइमरी की के साथ यूज़ करते हैं और हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे रन हो गया। उसके बाद अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सो इसमें हमारे पास कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, तो हम इसमें इनवर्स सेम इंसर्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पर कोई भी EMP आईडी नहीं दें और हम सिर्फ यहाँ पे सैलरी देंगे, हम इसको रन करेंगे। सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एम्प्लॉय आईडी 1 पहले ही आ चुके हैं, हमने इंसर्ट नहीं करी थी। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मेंशन नहीं करी थी, पहले से ही आ गई है बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर हम एक और वैल्यू इंसर्ट करें बिना एम्प्लॉय आईडी मेंशन करें तो भी यहाँ पे वो ले लेगा। तो भी यहाँ पे वो ले लेगा एम्प्लॉय आईडी। इसको हम रन करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 2 आ गया है। सो यहाँ पे हम ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम सीखेंगे कि एग्जिस्टिंग टेबल में हम एक नया कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। सो नया कॉलम ऐड करने के लिए हमको ऑल्टर कीवर्ड का यूज़ करना होगा। सो नहीं है ऑल्टर टेबल उसका टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉइज़, लेकिन वो है माई DBMS के अंदर MyDBMS डॉट एम्प्लॉइज़। उसके बाद हम करेंगे ऐड कॉलम नेम, ऐड कॉलम। जिस अगर हमको करना है ईमेल, ऐड कॉलम ईमेल। ईमेल का हम डेफिनेशन देंगे, जैसे कि हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। ईमेल होगा हमारा varchar 255। अगर हम इसको रन करेंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ईमेल कॉलम ऐड हो चुका है जिसमें अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड अ न्यू कॉलम। लेकिन अगर हमको
कॉलम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करना है। जैसे कि अगर हमको EMP ID के बाद और सैलरी के पहले, मतलब EMP ID और सैलरी के बीच में अगर हमको नेम नाम का कॉलम ऐड करना है तो वो कैसे होगा? वो भी सिंपल है। हम क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, उसके बाद हम दूसरा कॉलम ऐड करना है हमको, कॉलम का नाम है नेम, जहाँ वेलफेयर 255, और हम करेंगे आफ्टर नेम, आफ्टर EMP ID। इसको हम रन करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नया कॉलम ऐड हुआ है, नेम, जो कि इसके बाद ऐड हुआ है। आप इसको सेम लिख सकते थे, यहाँ पे आफ्टर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि बिफोर सैलरी और आफ्टर EMP ID सेम ही बात है। सो अब हम सीखेंगे कि एक कॉलम को डिलीट कैसे करना है। जैसे अगर हमको ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, ईमेल वाले कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हम सेम यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल। इस टेबल को हमको ऑल्टर करना है और अब हमको यहाँ पे ड्रॉप करना है। ड्रॉप के बाद हम करेंगे कॉलम नेम है हमारा ईमेल, तो कॉलम नेम है हमारा ईमेल, फिर लिखेंगे ड्रॉप कॉलम ईमेल। तो जब हम करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको रन करने के बाद ये ईमेल वाला कॉलम हट जाएगा। ईमेल वाला कॉलम हट चुका है। ऐसे करके हम बहुत सारे कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं, एक नहीं, ऐसे तो 1 एट ए टाइम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेम कमांड हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ड्रॉप कॉलम, जो अगला कॉलम हमको रिमूव करना है, जैसे कि नेम। सो हम ईमेल पहले ही डिलीट कर चुके हैं, तो हम इसकी जगह पे कोई दूसरा कॉलम ले लेंगे, जैसे कि सैलरी। ऐसे करके हम मल्टीपल कॉलम्स डिलीट कर सकते हैं। इसको रन करेंगे तो हमारे पास अब सिर्फ एक कॉलम बचेगा, EMP ID। सेम जैसे हमने ड्रॉप किया वैसे हम ऐड भी कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करके हम ऐड करें, ऐड कॉलम, और यहाँ पे ऐड कॉलम सैलरी, जो कि होगा फ्लोट, सॉरी डेसिमल 10,2, नेम होगा वेलफेयर 255, और हम जिसको अब इसको रन करेंगे तो अगेन अब यहाँ पे 2 कॉलम ऐड हो चुके हैं। ऐसे करके हम मल्टीपल कॉलम्स को ड्रॉप और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई एक टेबल का डेटा टाइप चेंज करना है या फिर हम उसको कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे हम? सो टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम और टू रीनेम द कॉलम, वी राइट ऑल्टर टेबल नेम, change the column name is let's say we want to change the salary to pay, change salary, old column name and the new column name, we'll write pay, and then the data type would be let's say integer. So if you run this and if we see the structure of the table, how to see the structure of the table, we write DESC, describe, DSC, or we can also write describe the table name, which is mydbms dot employees mydbms dot employees. The field name is changed to pay.
from salary. So this is how you can rename the column or change the data type of that specific column. Although if you just want to change the column definition here refers to the data type of the column, or to edit the constraints or add new constraints. We just write this command. We write alter table and the table name, which is going to be mydbms dot employees. We write the modify keyword, modify the column name. We are going to modify the data type of name from varchar to char, and we want to add the constraint not null, so that the value that is going to be inserted in the name column is not null. So we write modify name and we specify the data type which is going to be char, and we specify the length, which is 100 characters, and we add the constraint. The constraint is not null, and so we write not null, and we run this command, and we can see that if we describe the employees table or to check the structure, we can see that the data type is changed to character and the null is set to no, which means null values cannot be inserted in this column. But how will you change the name of the table? To change the name of the table, we write alter table, table name, rename to what you want to rename it to, like to workers. We want to rename the employees table to workers. Rename to mydbms dot workers. हमको mydbms के अंदर ही सेम टेबल को रीनेम करना है. सो रन हो गई है, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो टेबल्स के अंदर अब वो जो एम्प्लॉयज़ टेबल थी वो वर्कर्स में चेंज हो गई है. सो अब मैं जितने भी कमांड्स रन करूँगा यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉयज़ की जगह पर रीनेम करना पड़ेगा. मेरे को एम्प्लॉयज़ की जगह पर अब मेरे को वर्कर्स लिखना पड़ेगा, लेकिन वही नाम ज़्यादा ठीक था, तो हम सेम करेंगे यहाँ पे. अब वर्कर्स को हम सेम एम्प्लॉयज़ बना देंगे. तो अगला हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट कैसे ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नली. जैसे अगर हमने एक बार टेबल बना दी है और अब हम उसको दोबारा नहीं बनाना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्ड्स उस पर एडेड हैं, तो अगर हम उसको डिलीट करके वो रिकॉर्ड्स हमको फिर से ऐड करने पड़ेंगे. तो उस टाइम पे हम कंस्ट्रेंट कैसे ऐड कर सकते हैं. और लेट्स से हमने ये रिकॉर्ड उस पर ऐड कर दिए हैं, तो अब हमारी टेबल कुछ ऐसी दिख रही है. अब हमारी टेबल कुछ ऐसी दिख रही है. अगर हम इस टेबल का स्ट्रक्चर चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की नहीं है. अगर हमको EMP ID को प्राइमरी की बनाना है, तो हमको पूरी टेबल को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, लेट मी शो यू कैसे बनाएंगे. हम करेंगे ऑल्टर टेबल का नाम हम एक करेंगे, ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट लिखेंगे. कंस्ट्रेंट का हम एक कोई भी नाम रखेंगे. जनरली हम नाम रखते हैं, जैसे मैंने नाम रख दिया यहाँ पे प्राइमरी की. मैंने रख दिया नाम एम्प्लॉयज अंडरस्कोर प्राइमरी की. सो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट को डिफाइन करेंगे. हम प्राइमरी की बनाएंगे. प्राइमरी की के अंदर हम कॉलम का नाम डाल देंगे. कॉलम का नाम है EMP ID
हम इसको जैसे ही रन करेंगे, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएगा और अब हम जैसे ही इसका स्ट्रक्चर फिर से चेक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइमरी की बन चुका है EMP ID वाला कॉलम। ऐसे करके हम फॉरेन की वाला कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं और हम यूनिक वाला कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हमने कंस्ट्रेंट अभी बनाए हैं हम उनको एडिट नहीं कर सकते। MySQL में हम कंस्ट्रेंट को एडिट नहीं कर सकते। अगर हमको उन कंस्ट्रेंट को चेंज करना चाहते हैं तो हमको पहले वो कंस्ट्रेंट डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद हमको कंस्ट्रेंट दोबारा बनाने पड़ेंगे। सो नाउ लेट्स import a new table to start working on it. We generally do not enter the data like this row wise through a command. We do it through a data set. So using a CSV file or JSON file. So to import a data from a file, so what we'll do is we'll create on the tables tab and use the table data import wizard tool to locate the file. So I have that file in my downloads, so we'll select the sales.csv. उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम टेबल का नाम रखेंगे, मतलब टेबल का नाम मैं सेल्स ही रखना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं नया टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है कि जो हमने नया डेटा सेट इंपोर्ट की, डेटा सेट से जो डेटा इंपोर्ट किया है उसमें इतने सारे कॉलम्स हैं, तो उन पे जो कॉलम्स हैं उनका जो डेटा है, डेटा टाइप्स अगर अप्रोप्रिएट है तो आप वैसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर मी अभी तो ठीक ही है। सो आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड अगेन ऑन नेक्स्ट। डेटा इंपोर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स इंपोर्ट हो गए। सो अगर यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेल्स नाम की एक और टेबल आ गई है। तो इसका डेटा डिस्प्ले करने के लिए हमको सेम सिलेक्ट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी सेल्स के लिए। सो हम वही सेम कमांड यूज़ करेंगे, सिलेक्ट ऑल द डेटा, ऑल द कॉलम्स फ्रॉम सेल्स। सेल्स यानी कि mydb ms.sales और यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। कन्वेंशन से हम mydb ms.sales को हम लोअर केस में लिखते हैं और फ्रॉम क्योंकि कीवर्ड है तो हम इसको कैप्स में लिखेंगे और हमारे पास ये डेटा है। अगर हमको इसमें से तो सारे कॉलम नहीं चाहिए और कुछ सिलेक्टेड ही कॉलम चाहिए, जैसे कि हमको चाहिए प्रोडक्ट आईडी और हमको चाहिए क्या प्रोडक्ट नेम, हमको चाहिए प्रोडक्ट नेम, तो हम इस क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पहले कॉलम का नाम PROD_ID है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, मतलब बिना चेंज करें हम इसका एलियास क्रिएट कर सकें, तो हम एलियास क्रिएट करने के लिए एज का यूज़ करते हैं। एज प्रोडक्ट आईडी, एज प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट_ID। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्ट_ID आएगा। तो इसको हम एलियास कहते हैं, एलियासिंग। सो इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड नाम का एक कॉलम है और एक सेल प्राइस नाम का कॉलम है। तो हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉलम चाहिए जिसमें हमको टोटल सेल प्राइस मिले। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल वैल्यू मिलेगी कि टोटल कितना प्राइस हुआ दोनों का। तो हम वो कैसे करेंगे? सो हम एस्ट्रिक मतलब सारे कॉलम्स हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए सेल आईडी, प्रोडक्ट नेम, चाहिए और हमको चाहिए क्वांटिटी सोल्ड और सेल, क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेल प्राइस।
एज इज ये जो पूरा है क्वांटिटी सोल्ड टाइम्स द सेल प्राइस मीन्स द टोटल सेल कॉस्ट या टोटल सेल प्राइस। टोटल सेल वैल्यू, हाँ टोटल सेल वैल्यू भी कर सकते हैं। सिलेक्ट सेल आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस एज सेल वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम mydbms.sales। अगर हम इसको रन करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल सेल वैल्यू। अगर हम इसको एलियास नहीं लेते तो हमको मिलता बड़ा सा एक्सप्रेशन क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेल प्राइस। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया टोटल सेल वैल्यू एज टोटल सेल वैल्यू। तो हमारे कॉलम का नाम चेंज हो गया, हमने एक एलियास सेट कर दिया उसके लिए। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन अगर हमको ये चेक करना है कि हमारे पास टोटल कैटेगरी कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी जो भी है सब रिपीट हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट हम कैटेगरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, लेकिन सब वो रिपीट हो रही है। अगर हमको यूनिक कैटेगरीज देखनी है तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम सेल्स। सो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज, होम अप्लाइंसेस और वेरेबल्स। हम डिस्टिंक्ट सिर्फ एक कॉलम पे नहीं लगा के हम मल्टीपल कॉलम्स पे लगा सकते हैं। जैसे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी। सो इससे क्या होगा, फ्रॉम mydbms.sales, इससे क्या होगा कि कभी भी एक सेम रो दोबारा रिपीट नहीं करेगी। जैसे स्मार्टफोन एक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कैटेगरी कभी दोबारा रिपीट नहीं करेगी। 2 कॉलम्स के बेस पे भी हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सो हम अब देखेंगे कि वेयर क्लॉज का कहाँ यूज़ है। सो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। सो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी, या फिर हम सिंपल कॉपी कर सकते हैं प्रोडक्ट नेम फ्रॉम, ये करेंगे तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। लेकिन हमको वही प्रोडक्ट चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वेयर वाले क्लॉज का। वेयर द कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेगरीज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है हमारे टेबल के अंदर वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। या फिर हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ये एक कंडीशन है, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम सेम कर सकते हैं। जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 है, हमको वो वाली रो देखनी है, वो वाला रिकॉर्ड देखना है, तो हम सेम वही वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। वेयर द प्रोडक्ट आईडी इज़ 101 है, हमारे जो पहली रो है उसमें प्रोडक्ट आईडी 101 है, तो हमको सिर्फ पहली रो दिखाई देगी। जहाँ पे प्रोडक्ट नेम क्या है, स्मार्टफोन एक्स, हम सेम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट आईडी भी दिख जाएगी। हम डेटा को और भी चीज़ों पे फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस के बेसिस पे। हमको सिर्फ वो रिकॉर्ड्स देखने हैं जहाँ पे जो सेल प्राइस है वो 500 से ज़्यादा है, मतलब जो आइटम 500 से महंगे हैं। तो इसके लिए कंडीशन होगी, हम वो वेयर क्लॉज में देंगे, वेयर द सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन 500। सो वो वाले मिल जाएंगे जहाँ पे सेल प्राइस 500 से ज़्यादा है। यहाँ पे कहीं भी 500 नहीं मिलेगा, क्योंकि 500 इंक्लूडेड नहीं है
हमने लिखा है ग्रेटर देन 500। अगर 500 हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम रन करेंगे तो हमको यहाँ पे 500 वाले आइटम भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमको एक प्राइस रेंज के बीच में आइटम्स देखने हैं, जैसे कि वेयर सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन 500 और हमको देखने 500 से 1000 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, वेयर सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन 500 एंड सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन इज़ स्मॉलर देन 1000। तो हमको वो रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पे सेल प्राइस इन दोनों के बीच में, सेल प्राइस दोनों के बीच में है, 500 और 1000 के बीच में। लेकिन इसको करने का एक बेटर तरीका है कि हम करें सेल प्राइस बिटवीन 500 एंड, हम यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे, सेल प्राइस बिटवीन 500 एंड 1500। अब हम जैसे इसको रन करेंगे तो हमको वो सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जो 500 और जिनमें सेल प्राइस 500 और 1500 के बीच में। लेट्स से हमको वो रिकॉर्ड्स चाहिए जो जिनमें कैटेगरी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर एक्सेसरीज़ हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर एक्सेसरीज़ हो। सो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम सेल्स वेयर द कैटेगरी इज़ एक्सेसरीज, या फिर और द कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम जैसे इसको रन करेंगे हमको वो रोज़ मिल जाएंगी जहाँ पर कैटेगरी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर एक्सेसरीज़ है। लेकिन अगर हमको वो रोज़ चाहिए जहाँ पर जो कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एक्सेसरीज़ हो या फिर होम अप्लाइंसेस हो, हमको 3 कैटेगरी चाहिए अभी। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे तीसरी कंडीशन देंगे, या फिर होम अप्लाइंसेस। अगर ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज है तो हम सबके लिए एक ही कंडीशन नहीं लिख सकते हैं। तो इसका एक अल्टरनेट वे है कि हम क्या करें, कैटेगरी इन का यूज़ करें और यहाँ पे हम लिख दें, जैसे हमको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज एंड होम अप्लाइंसेस। सो हमको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज एंड होम अप्लाइंसेस। सो हमने यहाँ पे डेटा को फिल्टर करना सीख लिया ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। जैसे यहाँ पे वेयर कैटेगरी इन है, यहाँ पे नॉट इन भी होता है। जैसे कि हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, हमने यहाँ पे 3 दे दिए हैं, तो अगर हम नॉट इन करें तो हमको सिर्फ एक कैटेगरी मिलेगी जो कि है वेरिएबल्स। हर जगह पे आपको वेरिएबल मिलेगा, यानी कि कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सेसरीज और होम अप्लाइंसेस में से कोई नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कौन सी बची, वेरिएबल्स। सो अब हम डेटा को मैनिपुलेट करना सीखेंगे कि हम डेटा चेंज कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर टेबल एंड let us say you can see here there is a product name called smartphone X and laptop Y. Let's say we know that the smartphone X is Oppo, some random phone from Oppo, it's Oppo A71, and the laptop Y is the some Lenovo laptop. So we want to rename these. We want to rename laptop Y to Lenovo laptop and smartphone X to Oppo A71. So how will we do that? It's quite simple. Here we will use the update command, update keyword. So we'll write update, the table name. The table name is sales. But the database name is mydbms, and we'll write set
Set is also a keyword. Set the column name. The column name, we want to change the product name. So set product name, product underscore name is equal to, product name is equal to Lenovo laptop. Lenovo laptop. So we'll write the where clause to give it a condition. We want to change the name of laptop to Lenovo laptop where the laptop name is laptop Y. Where, so we'll write where the product name is, product underscore name is equal to laptop Y. It's laptop Y. So we will run this command. This is successfully executed, and if we have a look at the table, we can see that the product name has changed to Lenovo laptop where earlier it was laptop Y. Similarly, we have to change the smartphone X to smartphone X to Oppo A71. So to change the smartphone X to Oppo A71, we'll write update sales, set the product name to Oppo A71. Oppo A71 where the product name is smartphone X, where the product name is smartphone X. So if we run this command and check the table, we can see that smartphone X is replaced by Oppo A71. So in this table there is a column called availability, which shows if the item is available in that region. So let's say in the south region all the products are out of stock, so they are not available. We want to change the availability column to not available where the region is south. So to do that, we'll write update the sales table. So we want to set the availability column to not available. So we'll write set the availability column, availability is equal to not available, not available where the region is south. So we'll write where region region is equal to south. So if we check the table here, the availability is set to not available where the region is south. And let's say we want to delete all the records where the item is not available. So we'll delete all the rows where the region is south or the availability is not available. You can do this in two ways. So either you can delete from the table where the availability is not available, or delete from the table where the region is south. So we can write it like this. So to delete the rows, we use the delete keyword. So we'll write delete. To delete the rows, we write the delete keyword, and to delete the columns, we write the drop keyword. Delete from the table name. The table name is sales, and it is the table of my DBMS database. So we'll delete from this table where either the region
is south, or we can also do that if the region if the availability column availability is not available. So if we run either of them, we can see that all the rows are deleted where either the region was south or the availability was not available. So let's take another example. Let's say due to inflation the sale price has raised by 5%. So we want to set all the prices of the sale price column to its 5% increment. So the sale price will be set to the sale price plus 5% of sale price. So to do that change, we'll need to write an expression. As we need to change the entries in the table, we will use the update keyword. So update the table name, which is MyDBMS database के अंदर sales table. We will change the we'll set the sale price column. We'll set the sale price column to its 5% increment, which will be set the sale price equal to sale price plus its 5% plus sale price का 5%, which is 0.05 of sale price. 5% of sale price is sale price multiplied by 0.05. So we want to execute this expression first, so we'll put it in the brackets, and if we execute this command, we can see that the data in the table has changed, and now the value has increased by 5%. So at last, let's study what is the foreign key constraint. This ensures referential integrity between two tables. The foreign key in one table points to the primary key in another table. शॉर्ट में हम ये समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे दो टेबल देख सकते हैं, एक है कस्टमर्स टेबल, एक है ऑर्डर्स टेबल. तो कस्टमर्स टेबल के अंदर एक CID यानी कि कस्टमर ID नाम का कॉलम है. सेम कॉलम ऑर्डर्स में भी है, लेकिन कस्टमर्स में ये जो कस्टमर ID नाम का कॉलम है ये प्राइमरी की है, और ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर ID वाला कॉलम एक प्राइमरी की है. लेकिन हमने इनमें फॉरेन की सेट किया है. इसका ये मतलब है कि जो ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर ID है वो कस्टमर्स वाली टेबल की कस्टमर ID वाली कॉलम्स पे डिपेंड करती है. तो इस वजह से इन दोनों में हमने एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट की है. बेसिकली हमने इन दोनों टेबल्स को लिंक कर दिया यूजिंग द कॉमन कस्टमर ID कॉलम. ऑर्डर्स वाली कस्टमर ID कस्टमर्स की कस्टमर ID वाली कॉलम पे डिपेंड करती है. सो हम फॉरेन की को प्रैक्टिकली समझते हैं दो टेबल्स बना के. सो प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने कस्टमर्स नाम की टेबल बनाई है, जो कि है यहाँ पे कस्टमर नाम की टेबल है, और इसमें हमने 3 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करें, कस्टमर ID1, कस्टमर ID2 और कस्टमर ID3. और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है. कस्टमर ID जो है वो हमारी प्राइमरी की है,
तो ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी जैसा हमने पहले देखा था। ये कस्टमर्स वाली टेबल, ये कस्टमर वाली टेबल को हम एक पेरेंट टेबल बनाएंगे और जो ऑर्डर वाली टेबल है उसको हम एक चाइल्ड टेबल बनाएंगे, और जो उसका कस्टमर आईडी वाला कॉलम है, ऑर्डर्स का कस्टमर आईडी वाला कॉलम है, वो कस्टमर्स वाले कस्टमर आईडी कॉलम के साथ लिंक होगा। तो इसकी वजह से ये कस्टमर्स वाली टेबल और ऑर्डर्स वाली टेबल के बीच में एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होगी या फिर एक लिंक होगा। तो हम फॉरेन की असाइन कैसे करेंगे, मतलब ऑर्डर्स को हम चाइल्ड टेबल कैसे बनाएंगे, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑर्डर्स नाम की टेबल बनाएंगे, जैसे आपको नीचे दिख रही होगी टेबल, जिसके अंदर पहला कॉलम है ऑर्डर आईडी, जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, और ये होगी हमारी प्राइमरी की। जो हमारी पहली टेबल है उसकी प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, जो कि इसका एक कोई भी कॉलम हो सकता है। तो इसको हम प्राइमरी की बनाते हैं ऑर्डर आईडी को। उसके बाद दूसरा कॉलम है कस्टमर आईडी, ये होगा हमारा, ये भी होगा इंटीजर। और तीसरा है ऑर्डर डेट, जो कि होगा डेट टाइप का होगा। और लास्ट में हम, क्योंकि हम इस टेबल को चाइल्ड टेबल बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें एक फॉरेन की ऐड करते हैं। तो फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं, हम लिखते हैं फॉरेन की, उसके बाद फॉरेन की के अंदर हम देंगे कॉलम का नाम। हमको कस्टमर आईडी को ही हमको फॉरेन की बनाना है, कस्टमर आईडी वाली जो कॉलम है उसको हमको फॉरेन की बनाना है। तो हम लिखेंगे कस्टमर आईडी, और उसके बाद हम रेफरेंस देंगे, हम लिखते हैं रेफरेंसेस। हम ये रेफरेंस कहाँ से आएगा, ये रेफरेंस आएगा इसकी पेरेंट टेबल जो कि है कस्टमर्स, और उसके अंदर का कस्टमर आईडी कॉलम। तो ये दोनों कॉलम लिंक हो जाएंगे आपस में। सो अगर अब हम इस कमांड को रन करेंगे, लेकिन कमांड रन करने से पहले हमको डेटाबेस का नाम भी देना पड़ेगा। तो mydbms.orders। अगर अब हम इस कमांड को रन करेंगे तो एक कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इसके अंदर अब हम रिकॉर्ड्स डालेंगे, अपने कुछ वैल्यूज़ डालेंगे। सो हम ऑर्डर्स वाली टेबल में ये वैल्यूज़ डालेंगे। सो अगर हम ऑर्डर्स टेबल का अब स्ट्रक्चर देखें तो हमको दिखेगा कि जो कस्टमर आईडी है वो अब फॉरेन की बन चुका है। अब अगर मैं आपको कस्टमर्स और ऑर्डर का डेटा साइड बाय साइड दिखाऊं, ये है कस्टमर्स वाली टेबल और ये है ऑर्डर्स वाली टेबल। बेसिकली कस्टमर्स और ऑर्डर्स वाली टेबल में अगर आप कस्टमर आईडी पे देखें तो यहाँ पे दो सेम वैल्यूज़ हैं, 1, 2, और ऑर्डर्स में भी 1 और 2। तो बेसिकली जो कस्टमर आईडी वाली रो है माई ऑर्डर्स की, वो डिपेंड कर रही है कस्टमर्स के कस्टमर आईडी वाली टेबल पे। उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कस्टमर्स टेबल पे डिपेंड कर रहे हैं। सो अगर हम पेरेंट टेबल जो कि कस्टमर्स है उसका कस्टमर आईडी 1 डिलीट करने की कोशिश करें तो वो डिलीट नहीं होगा, और यहाँ पे हमको एक एरर मिलेगा जो कि ये बोलता है कि कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। सो वी कैन नॉट एडिट और वी कैन नॉट मेक चेंजेस in the parents table if the data of another table is depend on the parent table. So I hope you understood. But if I delete the record from the orders table, which is the child table, and I delete the row where the customer ID is 1, this one row, I can easily delete this row because the child table depends upon the parent table, and the parent table or the records of parent table must be deleted first in order to manipulate the records of child table. It is deleted, and if I show you, see
order ID 1 is deleted, but I can still delete the customer ID 3 from the customers table. Why? Because the customer ID 3 is not used anywhere in the other table. So if I do this, customers, where customer ID is 3, it will easily be deleted. Sorry, customers, CUSTOMERS, it is deleted, one row affected. So I hope you understood the concept of foreign key. So let's read about the comments in SQL. So what are comments? Comments, we generally use comments in a programming language when we do not want the part of code to be executed by the interpreter or the compiler. So to comment anything in SQL, there are two types of comments. First one is the single line comment, which can be used using the double hyphen. So if I write double hyphen and a space, this line is commented, and if I use on the second line, this line is also commented. So to use the multi-line comment, so that a bunch of lines are commented at the same time, you can use the slash asterisk. So this shows that the comment is started, and if I write anything below it, all the things will be commented. But to end the comment, to end the multi-line comment, we can write asterisk and then a slash to end the comment, and the line below that will not be commented. It will be executed by the interpreter or the compiler. So this is it for the video. If you are having doubts related to the video, you can drop your queries in the comment box. I'll try to reply to them.